नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु, कैसे हैं? प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय मैं सिया राम। सर मैं एक वाक्य बोलूंगा क्योंकि आपने पूछा कैसे हैं। मैं बहुत मजे में हूँ, पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ हूँ और किरांती देख रहा हूँ जी। क्या बात, क्या बात। व्यालोक जी, जरा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। हालांकि हमारे दर्शक इतने सुधी हैं कि उनके पास सारे अपडेट हैं, और वैसे भी हम समाचार चैनल नहीं हैं। दो मरे पांच घायल की पत्रकारिता हम नहीं करते। हम वैचारिक बातें करते हैं और उसको विश्लेषण करके दर्शकों के सामने रखने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये मामला किस तरफ जा रहा है। सीजेपी का प्रोटेस्ट अब किसी भी आंदोलन के टूटने का एक बड़ा कारगर हथियार होता है कि उस आंदोलन के दो चार फाड़ हो जाएं। और यहाँ तो साहब खरबूजा कटा है, और ऐसा कटा है कि किसमें किसमें बटेगा। अब इसको लेके प्लेट आगे पीछे दौड़ा जा रहा है। सोनम वांगचुक एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे जो कुछ भी हो, लेकिन इस सीजेपी प्रोटेस्ट में आने के बाद एक थोड़ा सा लिबरल कह दीजिए या जैसा भी कह दीजिए, सुनने लायक एक चेहरा था। सबसे पहले वो चेहरा अलग हुआ। अलग होने के बाद उसके बाद कांग्रेस पार्टी की एंट्री हुई, समाजवादी की एंट्री हुई, तमाम पार्टियों की एंट्री हो गई। और ये हुआ कि साहब राहुल गांधी ने हाईजैक करने की कोशिश की, और फिर शुरू हुआ गैंगवार। ये गैंगवार कैसे चल रही है? सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी कह दिया कि कांग्रेस ने हमको चीट किया है, और इस तरह की चीज है। फिलहाल उपलब्धि क्या रही? सोनम वांगचुक जेपी नड्डा के हाथों अपना अनशन तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए वीडियो जारी किया, और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज के दिन कैबिनेट की बैठक है, और जो अभी तक सूचनाएं अलग अलग सूत्रों के माध्यम से आ रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक की बात की थी। प्रधानमंत्री ने इस पर एक अलग विधेयक लाने की बात की थी कि ये सारा डिसीजन आज होगा। यानी कि पेपर लीक मामले का अब जाके राष्ट्रीय स्तर पर एक इनिशिएटिव हो गया है। चलिए, मैं इस बात की लिए क्रेडिट भी दे देता हूं सीजेपी को। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी लगातार हिंसा, अभद्रता हुई, किस तरीके से छात्रों के नाम पर और छात्रों का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया गया, किस तरीके से इसमें फॉरेन एंगल आए जो कि राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। जरा इसकी दो बानगी दिखाऊंगा जो कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से चल रही है, फाइंडिंग्स दिल्ली पुलिस की तरफ से चल रही है। सवाल खड़ा होता है ये कि छात्रों को अब इस संकट में किसने डाला और क्यों डाला? सीजेपी के लोग क्या इस पर जवाब देंगे? कांग्रेस सपा के लोग इस पर जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी इस पर जवाब देगी? अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे कि अब उन बच्चों के खिलाफ जब एफआईआर होगी तो फिर कौन उनको बचाएगा? मैं जरा दो वीडियोस दिखाता हूं। एक दिल्ली पुलिस की तरफ से आया वीडियो है कि इसके पीछे और क्या उनकी फाइंडिंग्स रही हैं, फिर हम जरा आगे चलेंगे। जी, ये वीडियो दर्शक देखिए। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो, और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। जय हिंद। हमने नोटिस ये एक वीडियो है। अब जरा एक वीडियो और देख लीजिए कि सिर्फ दिल्ली पुलिस अपील नहीं करती है, केवल प्यार से बात नहीं कर रही है, प्यार से समझा नहीं रही है, बल्कि ये केवल जवानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि इस पर काम भी कर रही है। ये वीडियो बताता है कि किस तरीके से एक एक चेहरे पहचाने। हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रही देखिए स्क्रीन। इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, हम नाम भी
पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने, यानी फेस रिकॉग्निशन तकनीकी भी दिल्ली पुलिस ने अप्लाई किया है। बच्चों के इस तरह के भविष्य, किसान आंदोलन में हमने देखा तमाम, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेला जाता है, लेकिन अशांति फैलाना, अराजकता और उसके बाद ये खेल के अपनी राजनीति चमकाना, ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है वेलोक जी? और सरकार तो तगड़े एक्शन में है और इनका पूरा तमाशा समाप्त। सर, आज आपके वक्तव्य से मुझे घोर असहमति है और मैं पॉइंट वाइज उस असहमति को व्यक्त करूंगा। आपने ये कहा कि कल पेपर लीक कांड पर या आज हो जाएगा या हो गया फाइनली, ऐसा नहीं है। पेपर लीक कांड पर धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले बोला 13 लोग गिरफ्तार हैं, बाकायदा उन पर जांच चल रही है, वो जेल में है, और सरकार ने रीनीट परीक्षा करवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि हम परीक्षा करवाएं और छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो। इसमें तो सरकार सफल रही है। तो बच्चों का एडमिशन हो गया है, अब प्रक्रिया चालू है, काउंसलिंग चालू है, वो अपना जाके एडमिशन लेंगे, और वो यहाँ नहीं थे। दूसरी बात आपने कही कि सीजेपी में पहले सोनम वांगचुक वगैरह, नहीं, सोनम वांगचुक सबसे बड़ा जिहादी है। और ये बात आप खुद, मैं चाहूंगा कि आप प्रारब्ध के वो तो पुराने वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में दें और उनको बताएं लोगों को कि सोनम वांगचुक सबसे बड़ा जिहादी है, उसकी पत्नी सबसे बड़ी फ्रॉड है, और इन लोगों का पूरा गिरोह को सपोर्ट करने सबसे पहले कौन आई? वृंदा करात, फिर शबाना आजमी, फिर नसीरुद्दीन शाह का खून खौलने लगा। तो ये दो बातें हैं। फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही है, वो तो इस्तेमाल कर रही है, पटना में तो पोस्टर लगे हैं। पूरे देश को आग में झोंकने का अब ये टूल किटिया सरकार को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो सरकारें भी अब जान गई हैं कि अब इनसे कैसे निपटना है। सीएए के दौरान सरकारों को शायद उतना अंदाजा नहीं था कि इतने आगे तक चले जाएंगे। पटना में बाकायदा पोस्टर्स पुलिस ने जारी कर दिए हैं। ये 3 मैंने आपके इससे असहमति और जानकारी दी। अब मैं थोड़ा हारमोनियम लेकर निकलूंगा, जो मेरी आदत है। सर, एक बात बताइए, ये तिलचट्टा पार्टी में कौन सही दिमाग का आदमी जाएगा? मुझे ये बताइए। कोई भला आदमी खुद को तिलचट्टा कहता है क्या? मतलब आप अगर दिमाग से एकदम पैदल ना हो तो आप खुद को तिलचट्टा क्यों कहेंगे? मान लीजिए कल को सीजेआई ने, ये बात शुरू कहां से हुई थी? थोड़ा सा दर्शकों धैर्य से, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये क्या बातें रिपीटेटिव है, लेकिन 2 मिनट सुनिएगा। सीजेआई ने कुछ वकीलों के संदर्भ में कहा कि जो नहीं होते हैं, जो अपना काम नहीं कर पाते हैं, वो कॉकरोच की तरह फैल जाते हैं। ठीक, आपने उसको दिल पर ले लिया, आपने एक तिलचट्टा पार्टी बना दी। भाई, कल को अगर सीजेआई कह देंगे कि कुछ लोग कुत्तों की तरह भौंकते हैं, तो कुत्ता पार्टी बना दोगे और उसमें तुम लोग चले जाओगे। और सर, ये बच्चे नहीं है ना, एक भी बच्चा नहीं है, मैं ये सीधे कहता हूं। ये सब के सब गुंडे हैं, कुछ मजा लेने वाले तत्व हैं। जो 16 साल के बच्चे को पूरे प्रोटेस्ट से क्या मतलब है साहब? और उस 16 साल की बच्ची की भाषा देखिए आप, जो प्रधानमंत्री मोदी को मतलब ऐसी गालियां दे रही हैं, आप उसका वीडियो कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। ये बच्चे हैं या ये गुंडे हैं या ये आतंकी हैं? मोदी सरकार के साथ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ही ज्यादा ढीली है। वरना पहले दिन इन एजेंटों को उठाती पुलिसिया। इसमें जैसे आप कांग्रेस को देख लीजिए, सरकार में आते ही उसका तांडव चालू होता है, उसका आतंक चालू होता है। तांडव बहुत पॉपुलर शब्द है, माफ कीजिएगा। कांग्रेस कर्नाटक में आती है, सब पर करती है,
बंगाल में ममता बनर्जी वही करती है। मोदी जीवा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों भाई शाहीन बाग बनने देते हैं, क्यों इन तिलचट्टों को जमा होने देते हैं, क्यों लोकतंत्र में आवारा कुत्तों के साथ, पागल कुत्तों के साथ आप नहीं रह सकते हैं? या तो उनको गोली मारनी पड़ती है, समाज से, सभ्य समाज से बाहर रखना पड़ता है। जी, आपने कहा कि क्यों नहीं बंद करते हैं, बहुत सारे लोगों की ये अपेक्षा है, निश्चित तौर पर मैं भी ये मानता हूं। लेकिन जब देश में इस तरह का माहौल हो और कोई व्यक्ति भले उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो लेकिन वो कह रहा हो कि अब कि लोकतंत्र अब कैसे देखिए, बचेगा, अब इस जरा देखिए। देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर, मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक, एक छोटी सी झलक हमने देखी, छोटी तो नहीं थी जी जी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो एक झलक हमने देखी। व्यालोक जी, मैं अब यही इस कह रहा आलोक हूं में, सर। अब जी इस आलोक में मेरी 1 मिनट, आधा मिनट की बात सुन लीजिए केवल। मैं ये कह रहा जी हूं कि ये एक सोच को दर्शाता है, इस व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक सोच को, एक प्लानिंग को, एक षड्यंत्र को दर्शाता है कि अब लोकतंत्र की रक्षा वो संसद में नहीं होगी, अब सड़क पर होगी, अब जो है इलेक्शन से नहीं होगी, एनार्की से होगी। ये मानसिकता, इसके खिलाफ इस मामले को ही निपट के, या ऐसे तमाम मामलों को प्रधानमंत्री ने या इस सरकार ने कैसे निपटा है कि हर समस्या लोकतंत्र के मंदिर संसद में सुलझेगी। दूसरा, एनार्की से इस देश में सरकार न जाएगी न आएगी, हर 5 साल के बाद चुनाव होके प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी। ये 2 अलग अलग मानसिकताएं हैं। अब इसको मोदी सरकार की कमजोरी हम कहें या हम ये कहें कि भारत के जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके तहत वो काम कर रहे हैं, पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं ये पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं 2 मानसिकताओं को सामने रख रहा हूं। एक तरफ एनार्की, दूसरी तरफ हर चीज संसद में होगा, तुम्हारा बाप है संसद, 5 साल में ही सरकार चुनी जाएगी और जनता चुन के लाएगी। जी सर, यही बात मैं कह रहा हूं। इस दोगले, ये दोगला चुनाव भी लड़ा था ना, कितने वोट मिले थे इसको? मैं इस इसकी दोगले से पार्टी ज्यादा को, इस दोगली नहीं मानसिकता नहीं, को देख रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, ये अकेला नहीं है। महुआ मोइत्रा आरएएफ की उस असिस्टेंट कमांडेंट की फोटो निकाल के बाकायदा कहती है, वो महुआ मोइत्रा जो अपना पासवर्ड और ईमेल दे चुकी है पेटी फायदों के लिए, फोन के लिए, फलाने के लिए, इसके लिए, जो संसद से निकाली जा चुकी है, फिर कोर्टबाजी करके आई है, वो महुआ मोइत्रा मतलब ये कह रही है कि इसका नेम एंड शेम करो। वहां प्रकाश राज वही कह रहा है, नसीरुद्दीन शाह वही कह रहा है, अरुंधति सुजैन वही कह रही है। ये जो पूरी मानसिकता है सर, इसको सिर्फ और सिर्फ, वरना उससे क्या होता है कि सरकार का इकबाल खत्म होने लगता है। मैं यही कह रहा हूं। और इकबाल जब खत्म होता है तो आप वही देखते हैं कि 16 साल के बच्चे, नीम का पत्ता कड़वा है, और मैं जो सबसे सस्ती गाली वाला पोस्टर है वो है, वरना आपने पोस्टर्स देखे हैं, दर्शकों ने देखे हैं कि फला चीज करो, देश को नहीं। मोदी अपनी पत्नी को क्या नहीं कर पाया, तो ये नहीं कर पाया। इतने सारे उदाहरण हैं, ये वहीं से आया है। और इसीलिए इसमें मैं इस सरकार का यही योगदान मानता हूं कि इसने समय रहते नाक के फण को नहीं कुचल दिया। भाई साहब, ये आज की तो बात ही नहीं है, ये तो 1947 से चला आ रहा है। भाई, नेहरू नामक काला अंग्रेज जब बना, मतलब हमारे देश में तो 1950-55 तक भारतीय लोग थे ही नहीं, ब्रिटिश हमारी सेना के अधिकारी थे, ब्रिटिश लोग हमारे आपकी आवाज जरा चली गई है सर, आपकी आवाज जरा चली गई है, आपकी आवाज। जी सर, फिर से बोलें। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में तो 1950-52 तक हमारी नेवी का कमांडर वो था ब्रिटिश, हमारी इंटेलिजेंस खत्म थी, हमारी रॉ कब बनी है। ये जो बात है मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद से लेके एंटोनियो माइनो की 10 साल की वेटिकन की सरकार, आप आए, प्रचंड राष्ट्रवादी बहुमत से आए। जब पहली बार
ये टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हुआ। आपने कहा कि बच्चे हैं, हमने इससे भी बड़ा आंदोलन देखा है सर, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2016 में हुआ था वो, है ना, 2016-17 में जेएनयू से, यादवपुर से लेके और तमाम जगहों पर। इसमें तो छात्र हैं भी नहीं, उसमें तो कुछ छात्र थे भी, इसमें तो छात्र हैं ही नहीं। उस समय अगर उस लड़की छेड़ने वाले को पटक के 2 को आपने रखा हुआ है, उसको क्यों छोड़ दिया भाई? उसको कांग्रेस का नेता बना दिया। तो ये जो दोगला योगेंद्र यादव, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, मुझे कहना है इसलिए, जिसको बुरा लगेगा वो, और ये गाली नहीं है, उसको कहिएगा मानहानि का ये दे दे, मैं इस शब्द के साथ ये हूं बिल्कुल कंफर्टेबल। ये हो चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, ये सब लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं ना, जनता को भड़का रहे हैं। आपके पास कानून है, नहीं है तो बनाइए। महुआ मोइत्रा तो बाकायदा भाई, शी इज इन ब्रीच ऑफ द लॉ। वो बाकायदा एक महिला की नेमिंग एंड शेमिंग के लिए आह्वान कर रही है। उसके घर के पते को कह रही है कि इसके घर का पता लगाइए, इसके बच्चे का पता लगाइए। मतलब वही बात जो डीजी साहब ने आपको कही थी, विक्रम सिंह ने, कि भाई पुलिस एक प्रोसीजर होता है। क्यों होता है? क्यों हम रॉ के हर एक इसको नहीं जानते हैं? हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। और सर, कल परसों तक मुझे लगता था कि इसमें बच्चे होंगे, कुछ नादान भटक के चले गए होंगे, नहीं। अब मुझे एकदम ये पक्का पता है कि इसमें सब के सब गुंडे हैं, आतंकी हैं, जिहादी हैं, और इनको केवल और केवल बल प्रयोग से साधा जा सकता है, इनको समझाया नहीं जा सकता है। और मोदी सरकार इसमें बहुत बुरी तरह फेल हुई है। क्या मजाक बना रखा है सर आपने? प्रधानमंत्री हैं आप, आपको कोई भी भड़वा उठता है और कोई भी कुछ भी कर देता है। आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं 20 करोड़ को आपकी ही भाषा में जोड़ भी दूं, कोई उठेगा आपको मां बहन की गाली दे देता है, कोई उठता है कुछ कर देता है, और आप आके बच्चों को समझाने लगते हैं। अरे भैया, आपको हमको गांधी नहीं चाहिए। गांधी ने इस देश का पर्याप्त नुकसान कर दिया है। ये जो तिलचट्टे जमा हुए हैं, ये भी वही देन है कि असहयोग करो, फलाना करो, पिकेटिंग करो। ये और किसकी देन है साहब? तो इनको केवल और केवल दंड नीति से साधा जा सकता है, और कोई नीति नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपने अपना मंतव्य रखा, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि वो लोग जिन्हें 2014 से भारत के करोड़ों मतदाताओं ने नकारा है, पार्टियों को नकारा है, विचारधाराओं को नकारा है, ऐसे षड्यंत्रकारी सोचों को नकारा है, उन्हें सड़क पर पहुंचाया है। इसीलिए वो आज ये कहने के लिए अभिशप्त हैं कि मामले लोकतंत्र संसद में नहीं बचेगा, चुनाव ईवीएम से नहीं तय होगा, सड़क से तय होगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने ये कहा है कि हमारी सारी समस्याएं, देश के सारे मसले वो संसद से हल होंगे। और कैसे हल होंगे? हर 5 साल में एक चुनाव जब आता है तो उसके जरिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, कमजोर नरेंद्र मोदी, डरपोक नरेंद्र मोदी, हम तुम्हें तीसरी बार सत्ता में बैठा रहे हैं और जाओ अपना काम करो। एक तरफ सिस्टम का काम है, दूसरी तरफ नकारे हुए, दुत्कारे हुए, असफल, हारे हुए लोगों की जमात है जो कह रहे हैं कि अमेरिका आओ। राहुल गांधी कहता है अमेरिका आओ, भारत में हमको प्रधानमंत्री बनवा दो, हम नेपाल करने पर उतारू हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दो, बांग्लादेश कर दो और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दो। यह नीति और अन्याय के बीच की एक, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे अवार्ड वापसी हो, हर एक चीज का अगर मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके कहूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हर चीज का, ऐसी हर नकारात्मक मूवमेंट्स का राजनीतिक फायदा हुआ है नरेंद्र मोदी को। और आज कह रहा हूं दर्शकों, एक विस्तार से वीडियो इस पर बनाऊंगा मैं, वैलोक जी, हम आप फिर बात करेंगे कि अगर क्रूरता से मैं पॉलिटिकली अनकरेक्ट होके कहूं तो इस तमाशे का भी
नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा मिलने जा रहा है। याद रखिएगा मेरी बात दर्शकों। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आज थोड़ा अलग सा फ्लेवर दर्शकों को मिला होगा। दर्शकों बताइएगा कि मैं जो सैद्धांतिक बात कह रहा हूं और व्यालोक जी, हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कल हमारा और व्यालोक जी के वीडियो का ये थंबनेल था, लेकिन जब आपको एक 65 साल की निरंकुशता के बाद अगर आपको सांस्कृतिक परिवर्तन करना है तो आपको सत्ताओं की एक श्रृंखला चाहिए, और वो सत्ताओं की श्रृंखला संसद से आती है, चुनाव से आती है। तो एक तरफ वो मानसिकता, दूसरी तरफ ये मानसिकता। वो तो चाहते हैं कि गोली चल जाए, और गोली चल जाए फिर आज शेख हसीना को कैसे आप कोसते हैं, कैसे नेपाल को आप कोसते हैं, कैसे अरब स्प्रिंग के उन तमाम खुरापातों को आप कोसते हैं। यही तो ये चाहते हैं, अवार्ड वापसी से लेके और यहां तक। इसको विफल किया है नरेंद्र मोदी ने, ऐसा मेरा मानना है। बाकी नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए तो राहुल गांधी तक हैं। इन नाकारा, नालायक लौंडों और लड़कियों को क्या कहना। तो इस देश के में एक तरफ प्रधानमंत्री जिसको लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया है, उसकी मां को गाली इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन अपने मन से दिलवाता है, तो दूसरी तरफ अपने आप को फिल्मकार कहने वाला, रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने वाला नसरुद्दीन साहबी क्या कहता है। तो ये मानसिकताओं की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग, यह देश नरेंद्र मोदी की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के साथ है। फिलहाल 3 बार का रिजल्ट तो यही बताता है। दर्शकों बताइएगा जरूर अपने कमेंट में कि कैसा रहा आज का ये मामला। और हाँ, बंगाल से बहुत बड़ी खबर है और ममता बनर्जी से जुड़ी है, बहुत जरूरी खबर है। तो हम और व्यालोक जी 3 बजे आज रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव आएंगे, उस लाइव को जरूर देखिएगा। रात के 9 बजे का लाइव सतीश चंद्र मिश्रा के साथ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, उसको भी देखिएगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अमरीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा देने से ठीक पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए। व्यालोक जी, आप सबको पता है कि व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं। जब अवसर देते हैं मैं भी वहां भागा भागा पहुंचता हूँ, तो वहां भी आप निरंतर जाते रहिए। तो आज की चर्चा इतनी ही। मुझे और यानी अमरीश और व्यालोक दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।